नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे बच्चे हैं क्लास ले पा रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार, स्वागत। और जैसे भी आप क्लास में आए हैं फटाफट मुझे बता दीजिए, कोई दिक्कत तो आपको नहीं है। क्लास में हल्का सा डिले रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि छोटी मोटी बातें यूं ही चलती रहेंगी, नहीं जी, बहुत खतरनाक लेवल पे चलेंगी। ठीक है, चलिए सर बुक्स का रिव्यूज दे दीजिए, जो बुक्स आपकी आने वाली हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए। आप मुझे एक सप्ताह का समय दीजिए, किताब आपकी लॉन्च हो चुकी है लगभग। मतलब देखो, आधी किताबें रेडी हैं, मैं चाहता हूं सभी किताबों को एक साथ लॉन्च करना। ठीक है, मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि भाई 2 किताबें ऑलरेडी जो हैं, मतलब हमारी तरफ से बिल्कुल सब कुछ काम हो चुका है। बाकी जो टेक्निकल टीम है उसका काम रह गया है, वो आपको मिल जाएगा एक सप्ताह के अंदर। ठीक है, जो बच्चा बार बार पूछ रहा है उसके लिए था। बाकी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और बताइए कैसे हैं आप लोग। ठीक है, ये सारी चीजें हो चुकी थी लास्ट क्लास के अंदर, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं ऑलमोस्ट चीजें हो चुकी थी। और लास्ट क्लास में जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था सर? वो ये था कि एक्सपेंशन ऑफ इंडियन स्टेट चल रहा था। 1748 में एक समिति गठित हुई थी जिसका नाम था एस्केधर समिति। ठीक है, यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो बताइए। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई एम फ्रॉम पंजाब, दैट्स परफेक्ट। आसी बढ़िया। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਬਿਲੋ ਸਾਡੇ शौक ने। ठीक है सर, ई बुक दे रहे थे गुरुजी। हाँ, ई बुक भी मिल जाएगी। ठीक है, दोनों ही चीजें मिल जाएगी। ओके, अब यहां ध्यान से देखो, अब पॉइंट को समझेंगे अपने, यहां पे ध्यान देंगे पॉइंटों पे। एस्केधर समिति आपको देखने को मिलती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका गठन होता है 1948 में। पूछा जाता है इसका गठन किसने किया। यह गठन राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा किया गया था। यह गठन राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा किया गया था। राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा किया गया, प्रसाद द्वारा किया गया, राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा किया गया, प्रसाद जी द्वारा किया गया, जी द्वारा हुआ। तो ये जो स्टैब्लिशमेंट है वो किसके द्वारा किया गया है? राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, चलिए सिंपल। जी हाँ, बहुत बेहतरीन। अब इसके बारे में हम समझते हैं कि इसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है। देखो, एस्केधर समिति के जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? मुझे कोई ऑब्जेक्टिव बताएगा इसका? ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनी है ये? दूसरी, लोग डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, क्या डिमांड कर रहे हैं लोग? लोग कह रहे हैं कि भाषा व संस्कृति के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। इस वजह से तो भाषा व संस्कृति के आधार पर राज्यों का गठन करना है, इस वजह से ये चीज हो रही है। राइट, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है भैया? इसका उद्देश्य है कि भारतीय जो लोग हैं, जो जनता है, वो डिमांड कर रही है किस चीज की? भाषा व संस्कृति के आधार पर राज्यों के विभाजन की। भारतीय जनता की मांग है, भारतीय जनता की मांग है, भारतीय जनता भाषा व संस्कृति के आधार पर, भाषा व संस्कृति के आधार पर, भाषा व संस्कृति के आधार पर भारतीय जनता भाषा व संस्कृति के आधार पर डिमांड कर रही है, राज्यों के विभाजन की मांग कर रही है, राज्यों के विभाजन की मांग कर रही है, विभाजन की मांग कर रही है, कर रही है। तो राज्यों के विभाजन की मांग कर रही है। ठीक है, सिंपल सी बात हम यहां पे समझते हैं कि जो भारतीय जनता है, राइट, वो भाषा व संस्कृति के आधार पर राज्य के विभाजन की मांग कर रही है। इसको आप लिख लेंगे इंडियन पीपल्स। ठीक है, इंडियन पब्लिक डिमांडिंग, इंडियन पब्लिक डिमांडिंग, डिमांडिंग, डिमांडिंग सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर एंड सेपरेशन on the basis of separation on the basis of linguistic and religious basis, इस बेसिस पर डिमांड चल रही है, इस बेसिस पर डिमांड चल रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब जैसा कि मैंने यहां पर बताया, यह यहां पर क्या आउटपुट देती है? एस्केधर समिति की रिपोर्ट आती है। और अच्छा, एस्केधर थे कौन? इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले जज रह चुके थे, राजेंद्र प्रसाद जी के मित्र थे। तो इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? दिस
दिस एस्टैब्लिशमेंट वाज मेड बाय राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो अब जो रिपोर्ट इधर अपन सामने आती है, जो रिपोर्ट हम लोगों के सामने आई है, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है बताइए। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है बताइए। चलो सर बताते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। रिपोर्ट को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, रिपोर्ट में क्या कहा गया। रिपोर्ट के अंदर बहुत बेसिक सी चीज कही जाती है, रिपोर्ट के अंदर बहुत बेसिक सी चीज कही जाती है। रिपोर्ट कहती है क्या भला, रिपोर्ट के द्वारा एक पॉइंट क्लियर किया गया। अ वेरी स्पेसिफिक पॉइंट वॉज क्लियर्ड बाय द रिपोर्ट। रिपोर्ट कहती है कि हम भाषा व संस्कृति के आधार पर विभाजन करने के पक्ष में नहीं हैं। वी आर नॉट इन द फेवर टू सेपरेट द इंडियन स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड द रिलीजन। उन्होंने कहा कि भाई भाषा संस्कृति के आधार पर विभाजन नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान भी सेम रीजन की वजह से भारत से अलग हुआ है, तो यह विभाजन करना देश के टुकड़े करने जैसा होगा। रिपोर्ट में आता है कि भाषा व संस्कृति के आधार पर, भाषा व संस्कृति आधार पर विभाजन नहीं हो सकता, पर विभाजन नहीं हो सकता, विभाजन नहीं हो सकता। ठीक है, देयर इज नो सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड, ठीक है, लैंग्वेज एंड कल्चर, नो सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ, नो सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, एंड कल्चर, कि भाई भाषा संस्कृति के आधार पर तो विभाजन नहीं हो सकता। ठीक है, देन भाई अगर दूसरी बात करें तो क्या भाई, देखो इसमें ये कहते हैं कि हम एक तरीके का विभाजन को पॉसिबली हम मान सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इजीनेस के आधार पर विभाजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी प्रशासनिक सरलता के आधार पर, प्रशासनिक सरलता के आधार पर, प्रशासनिक सरलता के आधार पर, सरलता के आधार पर, प्रशासनिक सरलता के आधार पर विभाजन संभव है, आधार पर विभाजन संभव है। संभव आपको देखने को मिल जाएगा, संभव है, संभव है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव इजीनेस के बेसिस पर ये ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव इजीनेस के बेसिस पर ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव इजीनेस के बेसिस पर ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव इजीनेस के बेसिस पर ठीक है। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव इजीनेस क्या होती है कि मतलब क्लाइमेट हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गई, पॉपुलेशन हो गई, इन आधारों पर विभाजन हो सकता है। ठीक है, मतलब मान के चलिए कि जैसे ये इंडिया है तो इसको जोन्स में बांट लेते। ठीक है, जोन्स में बांट लेते कि भाई जहां पे ठंडी ठंडी ही पड़ती है वो अलग स्टेट्स हो जाएंगे, या इसके ऊपर इस तरीके की कुछ लाइंस निकाली जा सकती थी, इस तरीके की कुछ लाइंस निकाली जा सकती थी। एग्जाम्पल के लिए ऐसे लाइंस इस पे निकल सकती थी, यहां इस तरीके से इंडियन स्टेट्स बन सकते थे कि यहां एक स्टेट यहां पे हो जाएगा, ब्लॉक में बन सकते थे, ब्लॉक में बन सकते थे स्टेट्स। ठीक है, इस तरीके से ब्लॉक्स में स्टेट बन सकते थे कि एक राज्य, दूसरा राज्य, तीसरा राज्य, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, इस तरीके से राज्य बन सकते थे, राइट, नहीं बने। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसमें कितने पर्सन थे, इसमें एस के धर अलोन थे, साथ में 3 लोग और भी थे, परंतु वह जरूरी नहीं है। जो सोच रहे हो ना मेंबर वाली बात, वो 1953 में आएगी, जो तुम पढ़ चुके हो ऋषि भाई, 1953 की बात है, तो मैं अभी उसमें वेरिएशन करना नहीं आ रहा है, धीरे धीरे समझेंगे आप। अब बताओ फटाफट से, यहां तक अगर ये बात समझ में आई है। बट क्या लोगों ने इनकी बातों को माना? लोगों ने एस्केधर समिति की रिपोर्ट को नकार दिया, लोगों ने एस्केधर समिति की रिपोर्ट को नकार दिया। अच्छा, कभी अमेरिका का मैप देखोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि सारे स्टेट स्क्वायरिकल शेप में है, स्क्वायरिकल रेक्टेंगुलर शेप में है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। ठीक है, बताएंगे क्यों नहीं है, नोट करो।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, धरने में बैठे एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी। अरे जैसा मैंने बताया आपको अभी, आप बहुत आगे चले जा रहे हो, पीछे आओ ना, पीछे आइए अभी, एकदम से आगे। दिक्कत तुम्हारी भी नहीं है, आपको इतना ही बताया जा रहा होता है, आप समझिए, डेप्थ एंड डिटेल ऑफ एवरीथिंग। ठीक है चलो, धरने में मौत बाद में कराएंगे, ठीक है, धरने में मौत बाद में कराएंगे, पहले हाँ नोट करिए। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको देखने को मिल जाएंगी। आगे हम बढ़ते हैं। लोगों ने इस रिपोर्ट को नहीं माना, लोगों ने कहा कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते, हम दूसरी रिपोर्ट चाहते हैं। लोगों ने इस रिपोर्ट को नहीं माना, हम दूसरी रिपोर्ट चाहते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे? जनता की मांग नहीं रुकी और जनता ने एक दूसरी समिति की मांग करी। जनता की मांग नहीं रुकी, जनता की मांग नहीं रुकी, जनता की मांग नहीं रुकी। पीपल्स वर स्टिल डिमांडिंग, पीपल्स वर स्टिल डिमांडिंग, डिमांडिंग, पीपल्स वर स्टिल डिमांडिंग, जनता की मांग नहीं रुकी। ठीक है, जनता जो थी वह अभी भी मांग करे जा रही है। ठीक है, पीपल्स वर स्टिल डिमांडिंग। ठीक है, जनता की मांग, क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या मांग है जनता की मांग? मैंने बताया, भाषा व संस्कृति के आधार पर राज्य विभाजन, भाषा व संस्कृति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, आधार पर विभाजन। किस चीज का? राज्यों का विभाजन। ठीक है चलो, इसको क्या से बोल सकते हैं? ठीक है, इसको बोल सकते हैं सेपरेशन ऑफ स्टेट ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। सेपरेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, लैंग्वेज एंड कल्चर। अब कांग्रेस के हाथ बंधे हुए हैं, कांग्रेस के हाथ बंधे हुए हैं। ठीक है चलिए, अब कांग्रेस के हाथ बंधे हुए हैं, इस वजह से कांग्रेस को यह मांग माननी पड़ेगी। और इस वजह से बात क्या होती है? ठीक है, इस वजह से बात क्या होती है? कांग्रेस का एक सेशन होता है, कांग्रेस का 1948 का जयपुर सेशन होता है, 1948 का जयपुर अधिवेशन हुआ, जयपुर अधिवेशन हुआ, अधिवेशन हुआ, जयपुर अधिवेशन हुआ, जयपुर अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो देन देर इज जयपुर, there is Jaipur session of, there is Jaipur session of, there is Jaipur session of Congress is 1948, in 1948। देन जयपुर सेशन होता है कांग्रेस का 1948 में। ठीक है चलिए, ठीक है ओके सर जी। अब यहां पर आपको देखने को मिलता है इसका हेड कौन है, कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन का हेड कौन है? हेड या अध्यक्ष देखिए, दैट इज पट्टाभी सीतारमैया। अध्यक्ष आपको देखने को मिलता है, दैट इज पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, मैया आपको देखने को मिलते हैं, पट्टाभी सीतारमैया आपको देखने को मिल जाते हैं, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया आपको यहां देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए, मजा आ गया सर। पट्टाभी सीतारमैया आपने लिख दिया, हमारे तो ये समझ लीजिए मजा ही आ गया। पर ठीक है भाई, इसके आगे समझिए। जब यहां पट्टाभी सीतारमैया मैंने यहां पे लिख दिया, तो वो ध्यानपूर्वक इस बात को आप समझेंगे कि इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका क्या होता है, उसको हम बहुत ध्यानपूर्वक समझते हैं। हेड आपको यहां देखने को मिल गए, पट्टाभी सीतारमैया आपको यहां देखने को मिल रहा है। देन हम नेक्स्ट पॉइंट यहां पे करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट किस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, लिखिए सर। यहां पर एक समिति बनाते हैं, यहां पर भी एक समिति बनती है, अगली समिति बनी है, कब बन रही है? 1948 में। 1948 में एक और समिति बनती है, समिति यानी कमेटी बनती है, कमेटी, समिति अर्थात एक कमेटी बनती है। और ये जो कमेटी के हेड हैं,
इस जो कमेटी के हेड हैं, उस कमेटी के हेड समझिए, या कमेटी का नाम क्या है? कमेटी का नाम है जेवीपी समिति। जेवीपी समिति। और जेवीपी में जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, एंड पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, सीतारमैया, रमैया, पट्टाभी सीतारमैया। तो बाबू ये आपको देखने को मिल जाते हैं तीनों लोग, ठीक है। ठीक है सर जी। अब इस समिति का ऑब्जेक्टिव क्या है? समिति का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव, समिति का ऑब्जेक्टिव फिर से वही है, क्या? भाषा व संस्कृति के आधार पर विभाजन, भाषा व संस्कृति के आधार पर विभाजन। मेरे ख्याल से अब आपको कहानी समझ में आई होगी। भाषा व संस्कृति के आधार पर विभाजन, आधार विभाजन पर विभाजन, ठीक है। भाषा व संस्कृति के आधार पर विभाजन कहने की बात क्या है? सेपरेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, सेम चीज है, ठीक है, क्लियर। लेकिन इसकी रिपोर्ट में भी क्या कहते हैं कि ऐसे विभाजन नहीं हो सकता। विभाजन पॉसिबल है एक केस में, और वो केस है कि भैया आप विभाजन को एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर करें। विभाजन क्या होता है? ये रिपोर्ट क्या आती है? जीवीपी समिति की रिपोर्ट किधर आती है? रिपोर्ट आती है क्या? इसका रिपोर्ट या इसका प्रतिवेदन कैसा आता है? रिपोर्ट या इसका प्रतिवेदन कैसा आता है? इसका रिपोर्ट या इसका प्रतिवेदन कैसा आता है? भाई रिपोर्ट या इसका प्रतिवेदन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, वो समझिए कैसा है। सर रिपोर्ट या प्रतिवेदन है कि इसमें भी कहा गया कि विभाजन का आधार प्रशासन होना चाहिए। विभाजन का आधार प्रशासनिक सरलता, सरलता होना चाहिए। विभाजन का आधार प्रशासनिक सरलता हो, तो विभाजन जो आप कर रहे हो उसका बेसिस क्या होना चाहिए? प्रशासनिक सरलता होना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, टेंशन मत लो गीत भाई, आप टेंशन मत लो। क्या होना चाहिए? विभाजन का आधार क्या होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव इजीनेस। सेम ही बात ये कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इजीनेस, ऑपरेशन इजीनेस, बढ़िया, ठीक है। चलो अगर ये बात आपको समझ में आई हो तो फटाफट बताइए, देन हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आई है फटाफट आगे बताइए, देन हम आगे बढ़ते हैं। और अब उस समिति का जिक्र किया जाएगा जिस समिति के बारे में आप सोच रहे थे। फटाफट बताओ। ठीक है भाई गीत। सर डिग्री से पहले वर्दी लेनी है, पहली बार मैं कंपटीशन कर रहा हूं, पहली बार में एग्जाम निकाल दोगे। सर दिल्ली को राजधानी का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? विकास का ऐसा कहना है। वाह, 69वां संविधान संशोधन 1991, और वो राजधानी का नहीं मिला था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मिला था। दिल्ली को राजधानी 1912 में बना लिया गया था, ऑफिशियली डिक्लेयर 1912 में हुआ था, लेकिन सारा का सारा काम जो ट्रांसफर हुआ था वो दिसंबर 1911 में ही हो गया था। आगे बढ़िए, क्लियर, बेहतरीन। अब लोगों में गुस्सा बढ़ गया। लोगों में क्या बढ़ जाता है? गुस्सा बढ़ जाता है। लोग नेहरू के पास आते हैं और कहते हैं कि नेहरू तुमने कहा था कि तुम विभाजन कर दोगे, लेकिन तुम विभाजन नहीं कर रहे, चाहते क्या हो? हिंसा पे उतर जाएं? तो नेहरू ने कहा कि आप ऐसा ना करो, एक बार देश का संविधान लागू हो जाने दो, अगर देश का संविधान लागू हो गया तो हम आसानी से आपकी बात जो है मान लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो अब लोगों से क्या कहा गया है कि आप देश का संविधान लागू हो जाने दो, उसके बाद हम इन चीजों के ऊपर बात कर लेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इंतजार किस चीज का करेंगे कि देश का संविधान लागू हो जाए। जो लोग है, जो जनता है, वो इसी चीज का इंतजार करेगी। तो लोगों ने इस चीज का इंतजार करना शुरू कर दिया।
अब पीपुल्स क्या कर रहे हैं, देश के संविधान लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। अब संविधान कब लागू हो जाएगा? माट साहब संविधान लागू हो जाएगा 1950 में, हो गया लागू। अब लोगों ने फिर से डिमांड करनी शुरू कर दी, और इस बार जो दक्षिण भारत के लोग हैं, ठीक है, चलिए वो क्या कर रहे हैं, सर दक्षिण भारत के लोग बहुत ज्यादा उतारू हो चुके हैं अपनी संस्कृति को लेकर, ठीक है जी हाँ, बात को समझिए। संविधान लागू होता है 1950 में, संविधान 1950 में लागू हुआ, संविधान 1950 में लागू हुआ, ठीक है। संविधान कब लागू हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन वाज imposed in 1950, Constitution was imposed in 1950, 26th of January। हर कोई बच्चा जानता है 26 जनवरी 1950। अब लोगों ने फिर से अपनी मांग करनी शुरू कर दी कि हमारा विभाजन कीजिए भाषा व संस्कृति के आधार पर। दक्षिण भारत में विभाजन की मांग को लेकर हिंसात्मक कार्यवाही होने लगी। दक्षिण भारत में लोग अधिक मांग कर रहे थे, They were demanding huge, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा हाई डिमांड कर रहे हैं, अधिक मांग कर रहे थे, डिमांडिंग ह्यूज। तो मैंने बताया सदर्न इंडियंस, साउथ इंडियंस were demanding high, South Indians were demanding much, वो बहुत ज्यादा डिमांड यहां पर कर रहे हैं। किस चीज की डिमांड कर रहे हैं? अधिक मांग कर रहे हैं। वही भाषा और संस्कृति के आधार पर विभाजन, आधार पर राज्य विभाजन, separation of a state basis of separation of a state on the basis of separation of states on the basis of language and culture, लैंग्वेज एंड कल्चर के बेसिस पर वह यहां पर विभाजन की मांग कर रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, चलो अब यहां पर ये विभाजन की मांग कर रहे हैं। कैसा विभाजन? भाषा संस्कृति क्या होती है? जैसे बच्चे, ये कोई एरिया है, ठीक है, दैट इज इंडिया बेसिकली। अब यहां पे कुछ लोग हैं जो बोलते हैं तेलुगु या तमिल या तेलुगु बोलते हैं, तेलुगु। तो ये लोग कह रहे हैं कि हमारे इस एरिया में जहां जहां लोग तेलुगु बोलते हैं, जिसकी संस्कृति हमसे मैच खाती है, उसको एक राज्य बना दो। इधर ऐसे लोग हैं जो यहां पर मराठी बोलते हैं कि आमची मराठी मनुष्य ने मराठी राज्य बनने का, तो वो कह रहे हैं कि इधर मराठी राज्य बनेगा। इधर वो कह रहे हैं कि तेलुगु राज्य बनेगा क्योंकि अपन तेलुगु बोलते हैं, और उधर वो कह रहे हैं कि इधर मराठी बनेगा क्योंकि अपन मराठी बोलते हैं, आप ही मराठी मनुष्य। तो ऐसा बोल रहे हैं वो, ठीक है। इधर जो राजस्थानी बोल रहे हैं कि देवर लाइक कि हमें राजस्थान चाहिए। बट मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि कोई भी डिमांड नॉर्थ इंडिया से नहीं उठी है। नॉर्थ इंडियंस ने कोई डिमांड इसमें नहीं उठाई। दे वर गुड इन दिस, ठीक है। वो कोई डिमांड नहीं कर रहा है। बंगाल डिमांड कर रहा है, बंगाल इज डिमांडिंग, कह रहा है कि हमें बंगाल चाहिए जी अलग। Odishis, they were also demanding, but North Indians were not demanding. Reason? क्योंकि उनकी कल्चर मैच खाती है। राजस्थान है, हरियाणा तो था, नहीं था तब, पंजाब है, ठीक है। तो ये चीज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश डिमांड ही नहीं कर रहे, राइट। बिहार डिमांड नहीं कर रहे, तो ये चीज चल रही है, तो माहौल खराब चल रहा है। तो अब होता गया है कि यहां पर दक्षिण भारत में, ठीक है, इसका प्रदर्शन होने लगा, और यहां पर एक दक्षिण भारत में तेलुगु भाषी लोगों के द्वारा
दक्षिण भारत में तेलुगु भाषी लोगों द्वारा, तेलुगु भाषी लोगों द्वारा, भाषी लोगों द्वारा, ठीक है, आंदोलन चलने लगा। ठीक है, चले, द्वारा आंदोलन प्रारंभ होता है, आंदोलन प्रारंभ हुआ, आंदोलन शुरू हुआ। क्या स्टार्ट हुआ? आंदोलन स्टार्ट होता है। तो आंदोलन इधर स्टार्ट हुआ, तो आप लिख लेंगे मूवमेंट्स caught fire in तेलुगु कम्युनिटी। तेलुगु कम्युनिटी में बहुत तेजी से बढ़ने लगा। जो चीज अब मैंने यहां हिंदी में लिखी है वो चीज मैंने यहां इंग्लिश में लिखती है, सेम ही है, ठीक है, नरेशन थोड़ा सा चेंज करके लिखा है। ठीक है, चलिए याद रखिए। ठीक है, तो तेलुगु भाषी लोगों के द्वारा आपको ये चीज देखने को मिलती है, राइट, बढ़िया। तो अब यहां पर आपको देखने को मिलता है कि यहां पे क्या है। यहां पे फिर बात यह है कि आमरण अनशन रखा जाता है 1952 में पोटी श्रीरामलू द्वारा, पोटी श्रीरामलू द्वारा, पोटी श्रीरामलू द्वारा, पोटी श्रीरामलू द्वारा, श्रीरामलू द्वारा, ठीक है, आमरण अनशन रखा गया, आमरण भूख हड़ताल की गई, आमरण भूख हड़ताल की गई, हड़ताल रखी गई। ठीक है, तो इन्होंने हंगर स्ट्राइक टिल डेथ रखी। पोटी श्रीरामलू ने क्या करा? पोटी श्रीरामलू ने और रामलू ने क्या किया? हंगर स्ट्राइक टिल डेथ रखी। इन्होंने काम करा हंगर स्ट्राइक टिल डेथ रख देते हैं ये, टिल डेथ आप ये यहां पे रख देते हैं कि हम करेंगे हंगर स्ट्राइक और तब तक करेंगे जब तक मर नहीं जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने इनको बहुत लाइटली लिया। उन्होंने कहा कि कह रहे हैं ये कभी नहीं करते हैं, क्या ही कर लेंगे, लेकिन इन्होंने वो करके दिखा दिया। ठीक है, चलिए, और यहां पे क्या हुआ? इनकी डेथ हो जाती है, डेथ हो गई इनकी, 54 डेज बाद डेथ हो जाती है। ठीक है, 56 एग्जैक्टली, 56 दिन बाद इनकी डेथ हो जाती है, 56 डेज बाद मृत्यु हो जाती है। अब यहां पर दंगा भड़क गया। डेथ कितने दिन बाद? इनकी मृत्यु कब होती है? 50 डेज के बाद। 56 दिनों के बाद दंगा भड़क गया क्योंकि इनकी मौत हो जाती है। अब यहां पे शुरू होता है भाई सबसे बड़ी दिक्कत, यहां पे दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और दिक्कत क्यों आती है आप भी जानते हैं कि एक व्यक्ति जो एक समाज सेवा का कार्य कर रहा था उसकी मृत्यु हुई है, तो लोगों के अंदर एक गुस्सा पनप रहा है, तो लोग गुस्सा कर रहे हैं। ठीक है, चलो, परफेक्टली फाइन, जी हां। तो सरकार को यहां पर इस मांग को मानना पड़ा, सरकार को प्रेशर की वजह से मांग को मानना पड़ा। ठीक है, यहां पे समझना, सरकार को मांग को मानना पड़ा, मांग माननी पड़ी, माननी पड़ी। और 1 अक्टूबर 1953 में, 1 अक्टूबर 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्रा बना। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य, पर गठित पहला राज्य, पहला राज्य, पहला राज्य, भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य क्या बना बाबू? भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना, आंध्र प्रदेश। फर्स्ट स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस वाज आंध्रा, फर्स्ट स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, लिंग्विस्टिक बेसिस आंध्रा।
आंध्रा बना। और ये जो पहला राज्य बना है ना, ठीक है, भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य बना है, आंध्र प्रदेश बना है, ठीक है, ये तो हम समझ गए। इसमें एक पॉइंट और लिख लेना बाबू, कि जैसे आंध्र प्रदेश यहां पे राज्य बना है, तो इसमें एक पॉइंट बहुत दिमाग में छाप लेना इस बात को, कि जिस प्रकार से भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना है, तो इसकी भाषा कौन सी है? सब तेलुगु भाषा, तेलुगु भाषा, तेलुगु बेसिस पर बना था। अब बाकी राज्यों ने इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी कि अगर तुम उसे भाषा के आधार पर बना सकते हो तो हमें क्यों नहीं। ठीक है मयंक, बात ही समझ में। और जब ऐसी बातें सामने आनी शुरू हुई तो फिर मैटर और बढ़ गया। इस वजह से राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा। ठीक है, अतः सरकार ने सबके लिए, अतः सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, पुनर्गठन आयोग बनाया, आयोग बनाया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया। ठीक है, कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब क्या होता है? कमिश्नरी क्षेत्र वो क्षेत्र थे जो राजधानी की भांति ट्रीट होते थे। पहले ये बताओ यहां तक अगर समझ में आया है? ठीक है, हाँ भाई। फटाफट बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। अरे नहीं नहीं सॉरी, बताओ कि समझ में आया आपको? फटाफट से निर्लाला भाई, फटाफट बताओ। थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ जी, सतवंत तुम पहले पढ़े हो गए यार मेरे से। क्या रे सतवंत, पढ़े हो तुम मुझसे पहले? हाँ जानता हूं मैं, तुम्हारा नाम याद है मुझे। दीपा पहली बार पढ़ने लाग रही है, मन लाग गया है। दीपा फोगाट। सर आप अपनी वॉच मुझे, दरअसल यार ये वॉच ना मेरे पापा ने गिफ्ट करी है मुझे, ये वाली, ये वाली, ये पापा ने गिफ्ट करी है। सिल्वर वाली मैंने ली है। हाँ। हम्म। इससे तो नुकसान ही हुआ। किसको नुकसान हुआ? फायदा हुआ भाई आंध्रा को। आंध्रा को अपनी एक विशिष्ट पहचान बन गई। आगे बढ़ो। अगर ये आपने देख लिया है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम देखते हैं क्या आपको देखने को मिलता है। तो जो 1953 का फजल अली आयोग है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट? चलो, फजल अली आयोग के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर उसको कहा जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसको स्टेट रिफॉर्म एक्ट भी बोलते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी बोलते हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बोलते हैं इसको, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बोलते हैं इसको, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बोलते हैं। तो लिख लेंगे कब बना है, दिसंबर 1953 में बना है। सदस्य कितने हैं इसमें? सदस्य 3 हैं। कौन कौन है सर? फजल अली, केम पन्नीककर और हृदयनाथ कुंजरू। फजल अली, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, कुंजरू आपको देखने को मिलता है। हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ देखने को मिलते हैं। और के एम पन्नीकर। ठीक है, के एम पन्नीकर, पन्नीकर। इसमें भी क्या है, हेड कौन है? ये अध्यक्ष है भाई जी, दिस पर्सन इज चेयरमैन, और ये दो अदर ऐसे ही हैं। अध्यक्ष अलग है, चेयरमैन अलग है। इसको राज्य पुनर्गठन आयोग भी बोलते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी बोलते हैं, स्टेट रिफॉर्म एक्ट भी बोलते हैं। अब इसकी जो रिपोर्ट आती है वो 1955 में आती है, लागू 1956 में होती है। इसकी जो रिपोर्ट आई है, इसकी जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट आती है 1955 में, 55 में आई। बट इसकी रिपोर्ट लागू कब हुई है?
इसकी रिपोर्ट लागू कब हुई, रिपोर्ट इंपोज कब हुई है, रिपोर्ट लागू कब हुई है, इंपोज कब हुई है? सर जो इंपोज होती है ना रिपोर्ट, वो समझना कब होती है। सर जी रिपोर्ट इंपोज होती है 1956 में, 7वें संविधान संशोधन द्वारा, 7th संविधान संशोधन द्वारा, संशोधन द्वारा 7वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुई है। ठीक है, चलिए। ओके सर, इस बेसिस में इसकी रिपोर्ट कहती है, इसकी रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है कि यहां पर 14 तो बनने चाहिए राज्य और 6 बनने चाहिए यूटी, केंद्र शासित प्रदेश, प्रदेश। और रेडी हो आप इनको जानने के लिए कौन कौन से बने थे? अगर रेडी हो तो बताओ, मैं फिर आपको लिखवाऊं 14 राज्य। फटाफट लिखते हैं 14 राज्य कौन से थे। ठीक है, सबसे नया राज्य तेलंगाना है। हाँ भाई, सबसे नया राज्य तेलंगाना है। समझिए 14 राज्य कौन कौन से हैं। पहला आप देख लेंगे उत्तर प्रदेश। अच्छा, राज्यों के नाम है, हिंदी इंग्लिश मेरे ख्याल से एक ही रहेगी, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा मध्य प्रदेश। हाँ जिया हो बिहार के लाला, बिहार। मैं तुम्हें कसम खिलाता हूं, असम। कहीं उड़ मत जाना, उड़ीसा। ठीक है, पंजाब और राजस्थान, राजस्थान। और देखते हैं हम, 8वां हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। 9वां आपको देखने को मिल जाएगा आंध्रा, आंध्र प्रदेश। 10वां कर्नाटक, 11वां केरल। कर्नाटक का उस समय जो नाम था वो मैसूर था, केरली था। तमिलनाडु, तमिलनाडु को मद्रास बोला जाता था उस समय। 13वां आपको देखने को मिल जाएगा, बचा क्या है, बंबई। और एक आपका बच जाएगा 14वां, बंगाल। और वो पश्चिम बंगाल ही था शुरुआती तौर पर ही, पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल। अब यूटी कौन कौन से बने हैं? 6 यूटीज की बात करते हैं, 6 यूटीज। दिल्ली, पुदुचेरी, मणिपुर, हिमाचल। पुडुचेरी नहीं बना है भाई, दिल्ली। दिल्ली के बाद आपको जो देखने को मिलेगा, दिल्ली हो गया, पुदुचेरी नहीं बना है। ठीक है, पुदुचेरी नहीं बना है। दिल्ली, त्रिपुरा आपको देखने को मिलता है, त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। ये हो गया 6। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। याद करने की क्या कोई ट्रिक है? नहीं जी, क्षमताओं का खेल है। अपनी क्षमता इतनी बना लो कि इसे याद कर लो। आगे बढ़ो फटाफट।
ठीक है, चलिए फटाफट बताइए। हम्म। तब गोवा नहीं था, गोवा बाबू 1962 में आया है। गोवा 1962 में आया है, यूटी की भांति। रिकॉर्डेड है क्या ठाकुर साहब, कैसी बात कर रहे हो? हम्म। रिकॉर्डेड लग रही है तुम्हें ये? स्टैटिक कब से स्टार्ट होगा? जल्दी कराऊंगा बाबू स्टैटिक स्टार्ट, फटाफट बताओ। ठीक है भाई, स्टार्ट करें। थैंक यू रुबेना। तो ये 14 राज्य बन गए, 6 यूटी बन गए। अब 15वां राज्य कौन सा बना है, 16वां राज्य कौन सा बना है, उसको हमें देखना होगा। तो हेडिंग डाल लीजिए 15th स्टेट। पांचवा अंडमान एंड निकोबार है भाई। सनी मांझा मांझा। हम देखेंगे राज्यों का विस्तार, यहां से होता है राज्यों का विस्तार। अरे पांचवा है बच्चे अंडमान एंड निकोबार। अब हम देखते हैं राज्यों का विस्तार। इसका मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ स्टेट्स। एक्सपेंशन ऑफ स्टेट्स इसका मतलब होता है, एक्सपेंशन ऑफ स्टेट्स इसका मतलब होता है, इसका कहने का तात्पर्य हुआ राज्यों का विस्तार। अब देखते हैं राज्यों के विस्तार को किस तरीके से देखने को मिल जाएगा। 15वां राज्य कौन सा बना? 15वां राज्य कौन सा बना? सर 15वां राज्य बनता है 1960 में, 1960 में। और राज्य का नाम क्या है बच्चे? गुजरात। 1960 में गुजरात बनता है, गुजरात। तो गुजरात आपको यहां देखने को मिल जाता है। तो मैंने क्या बताया, यहां पे आपको बॉम्बे देखने को मिलता है, बॉम्बे। और बॉम्बे के दो हिस्से आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है बॉम्बे का हिस्सा होता है महाराष्ट्र, जो पुराना हिस्सा है वो महाराष्ट्र रहा, और जो नया हिस्सा, नवा हिस्सा है वो गुजरात बन गया। इनके इंटरनल डिस्प्यूट की वजह से ऐसे हुआ। तो गुजरात बनता है 15वां स्टेट, 15th स्टेट बनता है। एंड यहां पर महाराष्ट्र ऑलरेडी जो रिमेनिंग पोर्शन था वो कहलाया। ठीक है, चलिए। सर आप कभी भी वॉइस रॉय के नाम के आगे लॉर्ड नहीं बोलते। दरअसल लॉर्ड बोलना यह प्रतीक करता है कि उनमें हमसे अधिक क्षमताएं हैं। एक टाइम पे उनमें हमसे अधिक क्षमता थी, इसलिए उनके आगे लॉर्ड लगाया जाता था। आज की डेट में उनमें हमसे अधिक क्षमता नहीं है, इसलिए मैं लॉर्ड नहीं लगाता। सारा खेल क्षमताओं का है। इट्स ऑल अबाउट द कॉम्पिटेंस। ठीक है, चलो। आज इंडिया डोमिनेंस में है तो हम नहीं लगाते। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड दिस। तो वो जो गुजरात बना है वो 15वां राज्य बना है। गुजरात बना है, 15वां राज्य बना है। किससे अलग होकर? सर बॉम्बे से अलग होकर गुजरात बना। बॉम्बे से अलग होकर गुजरात बना। उसके 16वां राज्य कब बनता है? 16वां, 16th स्टेट आप देखेंगे। 16वां राज्य देखते हैं, 16वां राज्य हम देखते हैं 1963 में। 16वां राज्य देखते हैं 1963 में। तो सर ये कौन सा बनता है? नागालैंड। नागालैंड देखते हैं इसको। और नागालैंड कैसे बना है जी? नागालैंड, सर जी नागालैंड वो आपको क्षेत्र देखने को मिलता है, नागालैंड जो कि असम से सेपरेट होकर बना। असम से, ठीक है, असम से अलग हुआ, असम से अलग हुआ, सेपरेटेड फ्रॉम असम, सेपरेटेड फ्रॉम असम, सेपरेटेड फ्रॉम असम, सेपरेटेड फ्रॉम असम।
ये किससे अलग होता है? सेपरेटेड फ्रॉम असम होता है। ठीक है, याद रखना। ओके, तो ये आपको स्टेट देखने को मिलता है जो असम से अलग हुआ, दैट इज बेसिकली नागालैंड। नागालैंड 1963 में बना, 16वें नंबर का राज्य था। इसके आगे के जो राज्य हैं 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, 29 तक, उसको हम कल देखेंगे। प्लस हम देखेंगे किस चीज को? हम देखेंगे यूटीज को। ठीक है, उसको भी कल देखेंगे। किसी को कोई डाउट है पूछ लीजिए, अन्यथा हम आपसे मुलाकात कल करेंगे। आज बहुत खास क्लास होने जा रही है शाम को, मतलब मैं पर्सनली कहूंगा कि उस क्लास में आप जरूर जुड़िए। रीजन बाबू, कांग्रेस से रिलेटेड है। तो कांग्रेस शुरुआत में कैसे बनी, क्यों बनी, क्या रीजन था, किस वजह से कांग्रेस का डोमिनेंस बढ़ा, उस सब के बारे में चर्चा होगी। कंप्लीट एक क्लास होगी जिसमें मैं थ्योरी की भी बात करूंगा, जिसके अंदर मैं बात करूंगा कि आपका इसका क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, तो वो सभी बातें होंगी। एक छोरा रोहतक तक राम राम कर रहे हैं भाई, राम राम। फटाफट बताइए, कोई दिक्कत है? वो कहां आपको देखने को मिलेगी क्लास? आपका जो यूट्यूब चैनल आपको देखने को मिलता है, जो आप ही का है, मैं तो सिर्फ कभी कभी चला लेता हूं, चैनल आप ही का है। तो ये है बेसिकली वो चैनल जिस पर आप यहां पर देख पाएंगे क्या भला, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास जो है बहुत खास। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज। ठीक है श्वेता, ओके, कमेंट आ रखी है कुछ। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। तो आप देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लेक्चर नंबर 7 है, जरूर ज्वाइन करना, जरूर ज्वाइनिंग करना, शाम 8 बजे। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।